नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसको कभी संविधान बनाने वाले लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह के कानून की हिंदुस्तान में कभी ज़रूरत पड़ेगी। एक कानून ऐसा कि यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसके बाद वो इस्तीफा दे देगा। ये बात कभी सोची नहीं गई थी। इस देश के इतिहास में एक लंबी यात्रा की है। 75-78 साल का समय हो सकता है। राष्ट्रों में तो एक छोटा सी वक्फा होता है, लेकिन एक आदमी की जिंदगी में तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है। अब ये दागी नेताओं पर जो शिकंजा कसने की कहानी है, और इस देश में जिन्होंने आरोप लगने भर से, बल्कि आरोप लगने से पहले भी इस्तीफे दिए हैं, इस देश का एक लंबा उदाहरण हो। लेकिन राजनीति कहाँ चली गई है ये बताता है रोज बरोज ये कानून लाने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई है। बल्कि इस कानून को लाने का श्रेय अगर किसी को देना चाहिए तो उस पार्टी को जिस पार्टी ने इस देश के साथ एक इतना बड़ा बदलाव के लिए झूठ और एक इतना बड़ा आंदोलन चलाया कि पूरी दुनिया में उस आंदोलन से भारत में एक बदलाव की गूंज दिखने लगी थी। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और लोकपाल आंदोलन की। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री इस बात के लिए बना हो कि वो सफाई और करप्शन के खिलाफ लड़ेगा। अगर ये कानून आ रहा है कि किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या इस मुख्यमंत्री को हिरासत या गिरफ्तारी पर इस्तीफा देना होगा या स्वतः उसकी कुर्सी चली जाएगी, तो इसकी भी बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल पर है। यानी इस देश की राजनीति में तो कोई बदलाव वो लाए नहीं, लेकिन एक कानून को लाने में जरूर सहयोगी बने। बल्कि ये मजाक नहीं, मैं बहुत उसके साथ कहता हूं कि इसका नाम भी अरविंद केजरीवाल के नाम पर रखा जाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि राजनीति में बेशर्मी की सीमाओं के पार करने के बाद किस तरह से इस देश के लोगों को वो कानून बनाना पड़ा जिस पर कभी सोचा ही नहीं जा सकता था। यानी कोई संविधान के निर्माता जब ये कानून आया, ये बनाया, जब संविधान, तब ये सोचा नहीं गया था कि कोई होगा। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फिर डिटेल से इस देश में क्या रहा, कितने बार लोगों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे दिए, मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, केंद्रीय मंत्रियों से कितनों की पेशकश हुई, इस पर एक डिटेल से दूंगा मैं पूरा इस वीडियो में। लेकिन पहले ये कि गंभीर आपराधिक मामलों में हिरासत में लिए जाने या गिरफ्तार किए जाने पर मुख्यमंत्री या मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा। आज लोकसभा में इसका संशोधन विधेयक पेश किया करेगी। इसमें ये 130वां संशोधन विधेयक होगा जहां तक मुझे याद है। और इसमें अब संगीन अपराधों, इसमें प्रावधान किया गया है कि संगीन अपराधों में लगातार 30 दिन तक हिरासत या गिरफ्तारी में रहने पर हर हाल में पद छोड़ना होगा। पद नहीं छोड़ने पर राष्ट्रपति की सलाह से ऐसे मंत्रियों को हटा दिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी बहुत लंबी बहस होगी, इस पर बहुत बड़ी चर्चा होगी, विपक्ष इस पर हंगामा खड़ा कर देगा और ये अदालतों में जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा इस कानून के उस पर। लेकिन ये विधेयक लाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों है ये भी बात करेंगे। लेकिन पहले इसको और पढ़ लेते हैं। राजनीति में शुचिता और नैतिकता की सुनिश्चित करने के बाद इस विधेयक के बाद दागी मंत्रियों के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए जो 3 आज महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, इसमें इसकी व्यवस्था है। इसमें संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम धारा 45 में एक उपधारा जोड़ी गई है कि यदि कोई मंत्री जो लगातार 30 दिन तक पद पर रहते हुए गंभीर अपराध के आरोप में या कानून के तहत गिरफ्तार किया गया या हिरासत लिया जाता है, तो और जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास का दंड हो सकता है, ऐसे में राष्ट्रपति की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाना। इसमें ऐसे संगीन अपराध जिसमें 5 साल के सजा का प्रावधान है, जिसमें गिरफ्तार मंत्रियों को पद से हटाने के लिए 30 दिन की समय सीमा बीतने पर मुख्यमंत्री की सलाह अनिवार्य नहीं रह जाएगी। ये दरअसल इसलिए किया जा रहा है, ये सब जोड़ा जा रहा है कि आपके पास स्टालिन जैसा मुख्यमंत्री है, आपके पास ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री है, आपके पास अरविंद केजरीवाल था मुख्यमंत्री जो जेल में रहते हुए, जिसने इस्तीफा नहीं दिया। इस देश के लिए वो शर्मनाक दौर था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अलग सी कहानी दी। मतलब कोई नैतिकता नहीं, कोई चीज़ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं।
वो केस चल रहा है, उसमें सजा हो सकती है। अगर कोई गलत केस होंगे तो जनता का गुस्सा आएगा, उसमें उनको हटा देगा, लंबा समय हो सकता है। राजनीति में आपको नफा नुकसान दोनों झेलना पड़ता है। आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो इतना हौसला आपको रखना होता है, लेकिन वो जो बेशर्मी दिखाई दी राजनीति में, वो इस कानून का आधार बनी। जमानत या रिहाई के बाद कोई भी विधेयक में प्रावधान है कि अगर हिरासत या गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने या रिहा होने की स्थिति में फिर किसी के मुख्यमंत्री या मंत्री बनने पर बंदिश नहीं होगी। हेमंत सोरेन बाहर आए, वापस बन गए। बहुत सारे हाल फिलहाल के हैं, लेकिन मैं आपको इतिहास की उन गलियों में भी ले चलूंगा जिसमें एक के बाद जिनके राजनीतिक जीवन ही समाप्त हो गए। उन्होंने इस्तीफे दिए नैतिकता के उच्च मानदंड को बनाए रखने के लिए, लेकिन बाद में उनके जीवन का ही मतलब वो राजनीतिक जीवन का झटका साबित हुआ और उसके बाद नहीं गए। आपको याद होगा उमा भारती फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, उन्होंने इस्तीफा दिया हुबली केस में, और शिवराज सिंह चौहान की लॉटरी निकल गई। और उसके बाद उमा भारती पूरी जिंदगी उस राजनीति में कदम मारती रही कि वापस वो मुख्यमंत्री बन सकें। लेकिन ये एक सुचिता है, ये एक बात हो सकती है। आपने देखा होगा मदन लाल खुराना ने हवाला केस में इस्तीफा दिया था नाम आने पर, जबकि और ने नहीं, उन्होंने उच्च नैतिकता दिखाने के लिए और उसका पालन करने के लिए इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर कभी आप मदन लाल खुराना को उस शक्ति में नहीं देख पाए। लेकिन ये एक परंपरा है इस देश की। इस देश में ये किसी भी राजनीतिक जीवन में अगर शुचिता बनाए रखनी है तो आपको ये करना होगा। लेकिन ये आपको याद होगा कि किस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल विधेयक लाने की जरूरत क्यों होगी, क्योंकि संगीन आरोपों में गिरफ्तार मंत्री संवैधानिक नैतिकता व सुशासन के सिद्धांतों को विफल या बाधित कर सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जनता की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि उनका चरित्र संदेह आचरण से परे हो। दरअसल बहस की शुरुआत जब हुई थी, जब शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बावजूद दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बावजूद कहीं इस्तीफा नहीं दिया था, कई राज्यों में मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। दरअसल कानून में इतनी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। अब ये संशोधन होने से इसकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। दरअसल हम इसको केस पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि पूरा का पूरा कि संविधान सभा ने इस देश में इस पर गिरफ्तारी पर स्वतः इस्तीफा जैसा नियम नहीं बनाया था, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान प्रस्तुत करते हुए कहा था वर्केबल, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। अगर भविष्य में कोई गड़बड़ हुई तो संविधान का खराब होना नहीं, बल्कि जो लोग इस तरह के होंगे उनकी वजह से होगा। और ये मिलता है, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अगर चुने हुए लोग ईमानदार और चरित्रवान होंगे तो खराब संविधान भी ठीक काम करवा देगा, पर लोग खराब होंगे तो सर्वोत्तम संविधान भी काम नहीं करेगा। ये उनका संविधान समापन के वक्त था। इस सब पर हो, अब अगर हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन पर बहुत चर्चा की, संविधान सभा में इस पर बहुत चर्चा हुई, उनको यह सोचा ही नहीं जा सकता था कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है क्या, कोई मंत्री ये कर सकता है क्या। अपनी ताकत की भूख, अगर उनके खिलाफ कोई गलत होता तो ये दिल्ली की जनता उनको वापस सड़कों पर, जिस तरह याद होगा एक बार गिरफ्तारी हुई थी, हम लोग पूरी रात उस समय उनके साथ जेल में थे, जो स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाई गई थी। तमाम रिपोर्टर पूरी रात उस भीड़ का वीडियो दिखा रहे थे, पूरी भीड़ को कवरेज कर रहे थे, क्योंकि जनता को लग रहा था गलत हो रहा, तो जनता सड़कों पर थी। उसी जनता ने देखा कि आप मुख्यमंत्री हैं, चोरी के आरोप में, ईडी के आरोप में केस में है, जेल में है, लेकिन आप सत्ता की भूख सीधी दिख रही थी और आप इस्तीफा नहीं दे रहे थे। दरअसल ये संविधान सभा में क्वालिफिकेशन के इर्द गिर्द कई बार चर्चा हुई और बताया गया कि ये इस्तीफे होंगे, लेकिन ये माना गया था कि कोई भी अगर किसी के खिलाफ करप्शन का इस तरह का मामला जिसमें वो जेल चला जाता है, वो इस्तीफा दे देता है। आखिर आज का जो कानूनी ढांचा है वो क्या है, अगर हम लोग देखते हैं, संसद और राज्य या विधानसभा के सदस्यों की बुनियादी अयोग्यता सूची देता है और एक यूरो रिजर्वेशन, पार्लियामेंट में भी लॉ प्रोवाइड अदर ग्राउंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, ये सिर्फ उसको ताकत दी गई कि ये इसको बना सकते हैं। चूंकि हमारे यहाँ अभी दो तरह का नियम देखते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8, ये कानून स्पष्ट करता है कि किस किस दोष या सजा की इस पर सदस्य अयोग्य माना जाएगा। यदि किसी को गंभीर अपराध में 2 साल या उससे अधिक की सजा दी जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा और रिहाई के 6 साल बाद की अवधि तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा।
ये अलग अलग नियम है अगर हम इसको पूरा देखना चाहें। पहले का नियम था जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा पहले ये कहती थी कि यदि सदस्य ने अपील दाखिल कर दी तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट में लिली थॉमस कि इसमें सेक्शन 8(4) को असंवैधानिक बताया गया था, क्योंकि इस देश में राजनेता जो करप्शंस में लिथड़ चुके हैं, उसमें पूरी तरह धंस चुके हैं, वो बार बार ये कोशिश करते हैं कि अपनी जाति के दम पर, अपने क्षेत्र के दम पर, अपनी भाषा के दम पर, यानी जातीय आधार पर या धर्म के आधार पर अपने अपने आप को किसी भी एंटी करप्शन लॉ या एक ऐसी नैतिकता से इंसुलेट कर ले जो उन पर असर ही ना करे। इसीलिए जब उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात आई थी तो इसमें ये नया काम जोड़ दिया गया था। मतलब जब ये सवाल शुरू हुआ कि भाई ये जेल जाने शुरू हुए, इस्तीफा देना होगा, क्योंकि आपको याद होगा चारा घोटाले के समय में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पटना हाई कोर्ट का एक लंबा इतिहास है कि इस तरह लालू सरकार उनके खिलाफ मुकदमे पर मुकदमे होते रहे, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी को 2 साल की सजा हो गई या दोषी पाया गया तो डिस्क्वालिफिकेशन सीधा हो जाएगा, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, और तभी से ये तत्काल प्रभाव का सिद्धांत लागू हो गया। ये बदलाव था जेल जाना बनाम दोष सिद्धि, ये अलग था। यानी ये जो लड़ाई थी कि भाई दोष सिद्धि के पास ही जेल जाएगा, तो लोअर कोर्ट से अगर सजा हो गई तो उसके बाद फिर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त बात हो गई कि आप अरेस्ट हो गए, आप जेल चले गए और आप इस्तीफा नहीं दे रहे, आप वहाँ से सरकार चला रहे। इतनी बेशर्मी की कोशिश कि वहाँ मीटिंग करना चाहते हैं, इसने मुझे लगता है इस देश को जो बनाना रिपब्लिक कहा जाता है उसकी श्रेणी में रख दिया। आप इसको कोई नहीं कह सकते कि भाई आप नतीजा ये इस पर फिर मुझे लगता है कि उसके बाद बहस शुरू हुई और सरकार को इस पर लाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे परंपरा नैतिकता की बात करने वाली बात यह है कि खुद ब खुद इस्तीफा दिया। बहुत सारों का, अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे काम हुए, ये पार्टी अकेली ऐसी पार्टी बनी। सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये तमाम वो थे जो लंबे समय तक जेल में, हिरासत में या तमाम चीज़ों के बावजूद मंत्री बने रहने का मोह या भूख नहीं छोड़ रहे थे। ये 2024 में जब ईडी सीबीआई में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल, तो सीएम का पद नहीं छोड़ा था। अब क्या है कि अब ये बिल पेश करने की योजना है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन स्टेट मिनिस्टर यदि किसी गंभीर अपराध के कारण लगातार 30 साल, मैंने आपको बताया कि इसमें बदलाव क्या आने जा रहा है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन आपका अभी तक कन्विक्शन के बाद था। लेकिन ये जो है ये नया मामला है, न्यायिक चिकित्सकीय प्रकरण होने से या हिरासत को भी पद स्थापन के लिए आधार बना देगा। ये सब टेक्स्ट इसके आएंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी डिटेल अभी आनी है, चूँकि टेक्स्ट क्या है, सब टेक्स्ट क्या है, वो सब लंबा होता है, रूलिंग क्या है, वो सब बनती हैं। लेकिन अभी आज ये डिटेल में होगा। प्रेजम्पशंस ऑफ इनोसेंस, यानी जो सबसे बड़ी अदालत में चुनौतियाँ दी जाएंगी कि गिरफ्तारी पर, तत्काल हिरासत पर तत्काल हटाना, आरोप उठ सकता है कि आप जो प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस से टकरा रहे हैं, आप व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों के यानी आर्टिकल 21 के जीवन और स्वतंत्रता पर वो कर रहे हैं। अदालत बार बार कहती है कि गिरफ्तारी की वैधता, आवश्यकता और आवश्यकता अवधि पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। तो अब ये देखना होगा। आर्टिकल 14 कहता है कि यदि कानून बहुत व्यापक और अस्पष्ट होगा तो समानता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ चुनौती का कारण बन सकता है। यानी अगर छोटे नेताओं, सामान्य नागरिकों के लिए अलग अलग मानक, तो यही मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारे एक्सपर्ट आप देखेंगे, और ऑपरेशन एजेंसीज के दुरुपयोग की आशंका यथार्थ भी है। बहुत सारी जगह ऐसा दिखता है, जब आप उनके कन्विक्शन रेट बहुत कम होती हैं तो इस तरह के सवाल ज़रूर खड़े होंगे, क्योंकि जब से NIA है, कम से कम टेररिज्म के केसों में तो 90% से ऊपर का कन्विक्शन रेट हो गया। लेकिन आप ED को अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में दिख रहा है कि किस तरह से ये चल रहा है। ये देखिए, संविधान सभा ने जब कहा था सदाचारी और नैतिक नोक चाहिए, तब गिरफ्तारी जैसा इस्तीफा नहीं रखा गया था। अब मुझे लगता है कि अगर हम इसको देखते हैं, मैं अब इसके पहले आपके पास जाता हूं कि आखिर कितने लोगों का, कुछ मोटा मोटी हम लोग बताते हैं। ए राजा, आपको मालूम होगा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में नाम आया, CG है, और ये केंद्र सरकार पे था। आखिर में इसको इस्तीफा देना पड़ा।
इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस्तीफ़ा लेने के लिए बहुत लंबा समय हुआ और ये इसके बाद हमने देखा। इसके बाद एक दूसरा नाम आता है दयानिधि मारन, केंद्रीय मंत्री आईटी कम्युनिकेशन। 2011 में एयरसेल मैक्सिस वाले में सीबीआई की जांच में इस्तीफ़ा देना पड़ा। इससे पहले ए राजा को सीएजी जांच में देना पड़ा था। ये अलग बात है कि फिर 2G का केस वहाँ टिका नहीं था, अलग अलग है। पवन कुमार बंसल रेल मंत्री थे केंद्र में, भतीजे की गिरफ्तारी हुई थी रिश्वत कांड में, आपको मालूम होगा 2013 में इस्तीफा हुआ। सुरेश कलमाडी कॉमनवेल्थ खेल आयोजन में समिति में CWG घोटाले में गिरफ्तारी हुई, तब इस्तीफा देना पड़ा। अशोक चव्हाण को आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद यादव सीबीआई चार्जशीट में जब आए 1997 में, तब इस्तीफा देना पड़ा। हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के बाद, जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसके बाद दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बहस हुई थी जयललिता के केस में, आय से अधिक संपत्ति के केस में सजा हुई थी। उसके बाद जब वो दोबारा जीत के आई थी, तब मुख्यमंत्री बनने के लिए जब वो शपथ थी, तब उसके खिलाफ कोर्ट में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। और मुझे याद है वेणुगोपाल उसमें लॉयर थे उनकी तरफ से, और उस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या हम किसी को भी 6 महीने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि वो 6 महीने के लिए फिर बनना चाह रही थी। इस तरह का मसला था, जहाँ तक मुझे अभी तक ये याद आ रहा। मैं उसको डिटेल अभी खोज रहा था, लेकिन एकदम चूंकि मुझे लगा कि आज आपको इस पर एक मोटा मोटी हम लोग बातचीत करते हैं। अरविंद केजरीवाल वो वजह है जिसे आबकारी केस में ईडी ने गिरफ्तार किया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। मधु कोड़ा ने इस्तीफा दिया था, जेल में हुई अवैध मनी लॉन्ड्रिंग। ओम प्रकाश चौटाला आपको मालूम है, लेकिन वो जेल गए बाद में इस्तीफे की वजह से, बाद में जेल गए। शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में गए। टीटी दिनाकरण, सुखराम, ये सब बाद में है। टेलीकॉम घोटाला और उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। सीवी सोरेन, बंगारू लक्ष्मण मनमोहन सिंह ने प्रस्तावित किया था जब वो वित्त मंत्री थे, याद होगा, हर्षद मेहता घोटाले के समय, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। मदन लाल खुराना हवाला स्कैम में नाम आया, सीबीआई कार्रवाई में उन्होंने इस्तीफा दिया और कभी लौटे नहीं। उमा भारती 1994 हुबली केस दंगे में गिरफ्तारी वारंट पर उन्होंने पद छोड़ दिया। इस तरह के मैं आपको लगभग 18 मामले ऐसे हैं जहां जेल जो चार्जशीट पर इस्तीफा दिया, उनमें ए राजा है, दयानिधि मारन है, पवन बंसल, कलमाड़ी, अशोक चौहान, सोरेन, ये तमाम लोग वो हैं जहां इस्तीफा नहीं दिया। एक ही केस है, वो केस है अरविंद केजरीवाल का। पार्टी का इस्तीफा हम आपको बता चुके कि वो दिया गया था उस समय। तो ये एक ऐसा मुझे लगता है कि कानून आया, ये सब चीज़ें, जिससे मुझे ये कहने में मुझे बड़ा मुश्किल होगा कि इस कानून की ज़रूरत कभी भी, मुझे नहीं लगता कि इसकी कानून की ज़रूरत थी। लेकिन अब जिस तरह की राजनीति चल रही है, और ये कोई कारण नहीं है, अगर आप बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बीजेपी शायद इसका बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, तो बीजेपी भी बहुत सारे राज्यों में सत्ता में नहीं है, उन राज्यों में भी हो सकता है। तो ये तो सबके लिए कानून बन सकता है। मुझे लगता है इस देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का एक इम्पैक्ट रहा कि किस तरह से संचार माध्यमों का, किस तरह से एक हवा में बेड़ बांधी जा सकती है, क्योंकि तमाम चीज़ें, बेशर्मी से लेके तमाम चीज़ें आपको वहाँ दिखाई देती हैं। उस वक्त अन्ना आंदोलन के साथ बहुत सारे ऐसे अद्भुत प्रयोग इस देश की राजनीति में हुए। वो लोकपाल कहाँ चला गया विधेयक, उसका किसी को पता ही नहीं, हवा में उड़ चुका। जबकि उस समय भी ये तय था कि अगर चाहते तो अकाउंटेबिलिटी ही फिक्स करके, सिर्फ कानून में अकाउंटेबल करके आप ये सब बदलाव ला सकते थे। लेकिन उस वक्त एक आंधी थी, लोग परेशान थे और लोगों को लगा कि एक ऐसा आदमी जो मसीहा बन सकता है। उसके लिए बहुत सारे लोग जब राजनीति में उतरे तो वाकई उनको देखना भारी पड़ रहा था। आप ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने पूरा, हो सकता है दोबारा वो चुने जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे उनका कोई राजनीतिक, क्योंकि इस देश की राजनीति नैतिकता, शुचिता, ये सब तो चीज़ें आंखों में जो है उंगली डालने के ही काम आती हैं। वो दूसरे की आंखों में पड़ी हुई तिनका भी पहाड़ दिखता है, अपनी आंख का पहाड़ भी राई दिखने लगता है। तो वो तो इस देश की राजनीति का चरित्र बन गया। लेकिन इसकी ज़रूरत लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात का बेहद मजाक बना था। आपने देखा होगा कि वो बार बार आ रहे थे, कभी सरकार आ रही थी, कभी केजरीवाल ये कह रहे थे कि नहीं मुझे मंत्रिमंडल के लिए वो चाहिए, यानी जेल के अंदर वो मंत्रिमंडल मीटिंग करना चाहते थे, गोपनीय फाइलें देखना चाहते थे। और ये किस लिए था? क्योंकि उसको मालूम था सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा थी। ये मालूम था, साथियों पर अविश्वास था कि अगर मैं एक बार इस्तीफा दे दिया तो वापसी संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी पार्टी जब बिना सिद्धांतों के, वैसे तो सिद्धांत किस पार्टी में, जैसे कहा जाता है, काशीनाथ सिंह ने कहा है संतन घर झगड़ा भारी में, कि गुरुजी से पूछता है उनका चेला कि भाई ये सिद्धांत की राजनीति क्या होती है, तो वो गालियों के साथ नवाजते हैं। चूँकि उनकी भाषा में गालियों का बड़ा शब्द उन्होंने नेचुरली इस्तेमाल किया है। तो काशीनाथ सिंह हैं जो नामवर सिंह के छोटे भाई थे और BHU में हैं, तो थे, अब रिटायर्ड हैं।
तो वो जो है वो कहते हैं कि सिद्धांत नाम की कोई राजनीति नहीं होती बे, ये एक ऐसा गहना है जिसको साल में एक बार चमका कर पहन लिया जाता है, जैसे तीज त्योहार पर औरतें गहने पहनती हैं। उसी तरह राजनेता कभी कभी सिद्धांत की राजनीति की चर्चा कर लिया करें। तो वो आपको दिख रहा है, लेकिन ये बिल आना मुझे लगता है कि जहां इसकी ज़रूरत दिख रही है वहां ये भी है कि इस दिन एक शर्म का दिन भी होना चाहिए। और इस शर्म के दिन का नाम मुझे लगता है, जिस तरह से आज हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है कल्याण सिंह का जन्मदिन, और उनके लोग, उनके समर्थक, माफ़ कीजिएगा, इसको हिंदू गौरव का दिन बोलते हैं, सॉरी। तो उसी तरह से इस दिन को आज जब ये कानून पेश होगा तो इसको एक बेशर्मी राजनीति में कितनी खतरनाक और घातक होती है, इसको अरविंद केजरीवाल दिन के तौर पर याद किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है। आपको लगता है आप इसको एक वो लें, लेकिन ये एक राजनीति के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा क्रांतिकारी, अति क्रांतिकारी सलाह देने वाले तमाम लोग आज उसी के साथ क्रांति में, उसी कीचड़ में लिथड़ रहे हैं जिसमें वो थे। क्योंकि उस समय भी मेरे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें मैंने बताया था कि ये उस समय भी कि ये एक ऐसे लोगों की क्रांति है जिनका क्रांति के बाद अगर विफल होती है तो कुछ जाना नहीं, हासिल ही होना है, एक के बाद एक आरोप, तमाम चीज़ें, और उसके बाद मजबूरी ये हुई कि आपको यहाँ तक आना पड़ा जहाँ कभी संविधान निर्माताओं ने ये सोचा भी नहीं था। हो सकता है हम लोगों की बहुत सारी बातें अक्सर संविधान निर्माताओं से जाके टकराती हों, हम उनके आइडिया पे लड़ते हों, लेकिन ये कोई नहीं लड़ पाएगा कि कोई मुख्यमंत्री जिसको 30 दिन हिरासत में रख लिया गया हो, जिसको किसी मंत्री के खिलाफ उसको गिरफ्तार करके जेल में रखा जा रहा हो और वो बार बार ये नाटक करता रहे कि वो निर्दोष है। हो सकता है निर्दोष है, तो जनता जवाब देगी, जनता फिर छोड़ती नहीं है। लेकिन आपको न जनता पर यकीन होता, क्योंकि आप सत्ता की भूख में शामिल होते हैं। आप या तो जातिवादी, या फिर आप क्षेत्रीयता, या फिर आप भाषाई आधार पर, या फिर किसी इमोशनल इशू पर वहाँ होते हैं, ना कि अपने किसी वैचारिक आधार की वजह से। यही डर था। लेकिन चलिए, देश की राजनीति कहाँ आपको ले जा रही है वहीं जाना होता है, और उससे बचने के जो विरोध के जो स्वर उठते हैं उन्हीं में इस तरह का कोई कानून उपजता है। देखते हैं विपक्ष का क्या होता है, और बहुत सारे विरोध भी आएंगे तो हम उनके जो विरोधी स्वर हैं उनकी भी एक मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट। नमस्कार।